हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या था? ठीक है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। देन देखो, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि जैसे पहले ब्राह्मण थे, ठीक है, फिर क्षत्रियाज होते थे, फिर वैश्याज होते थे और शूद्राज होते थे। तो इनमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन चलता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो जो कास्ट सिस्टम था ना, वो टोटली क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड था? डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा किया जाता था इनके अंदर। दैन देखो, ये बता रहे हैं कि दीज प्रैक्टिस आर ह्यूमिलेटिंग। इसमें क्या किया जाता था? ह्यूमिलेट किया जाता था। ह्यूमिलेट का मतलब क्या? इंसल्ट फील करवाई जाती थी। ठीक है, अपने से नीचे वाले स्टेटस के लोगों को, ठीक है, इंसल्ट फील करवाई जाती थी, उसको बोलते हैं ह्यूमिलेटिंग। देन एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका ग्रुप है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियास को अपने ग्रुप से बाहर देखते थे, ठीक है, एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है, ऐसे ही फिर जो आपके वैश्या क्षत्रियास हैं वो वैश्या को एक्सक्लूड करके देखते थे, मतलब बाहर करके देखते थे। फिर है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? किसी का शोषण करना अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों का फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो एक्सप्लॉयट किया जाता था। तो जो अपने से नीचे वाले स्टेटस के लोग होते थे, नीचे वाली कास्ट के या नीचे वाले वर्ण के लोग होते थे, उनके साथ ह्यूमिलेटिंग की जाती थी और एक्सक्लूड करके देखा जाता था उनको, और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, देन उसके बाद है क्लासिफिकेशन। जो ये कास्ट सिस्टम था, ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑक्यूपेशन और स्टेटस के बेस पे किया जाता था। जैसे देखो, इन्होंने बताया है कि पर्सन बोर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जो बच्चा पैदा होता था, ठीक है, बड़े होके उसको वही ऑक्यूपेशन करना पड़ता था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो आपका, जैसे कि अगर कोई जो है नाई लोग हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो वो उसी कैटेगरी के अंदर जाकर क्या है, मतलब नाई का ही काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि जिस पर्टिकुलर कास्ट, नाई कास्ट के अंदर अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो फिर उसको वही काम करना पड़ेगा। और अगर कोई सुनियार जो हैं जो लोग, ठीक है, अगर उनके अंदर कोई बच्चा पैदा हो रहा था वो सुनियार का ही ऑक्यूपेशन करेंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जो बच्चा पैदा होता था उसको वही काम करना पड़ता था जो उसके पेरेंट्स किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो ऑक्यूपेशन और स्टेटस के बेस पे ही क्या है, कास्ट सिस्टम चल रहा है। देन उसके बाद है हायरार्की इन सोशल स्टेटस। क्या है कि हायरार्की बनी हुई थी, जैसे कि आपको पता ही है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाली हायरार्की बनी हुई है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू से दैट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस आर सपोज्ड टू बी सेपरेट। हम कैसे कह सकते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है वो दोनों अलग अलग होते हैं? ठीक है, देखो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जो ब्राह्मण है, ठीक है, अब जो ब्राह्मण थे उनका जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या था? सबसे ऊपर था, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको प्योर माना जाता था, ब्राह्मण्स को। ठीक है, अब इनका स्टेटस तो अप है, बट इकोनॉमिकली ये अप थोड़ी ना थे। ठीक है, इकोनॉमिकली ये अप नहीं थे। इनका काम कैसे चलता था? कोई भी दान दक्षिणा वगैरह दे देता था, क्योंकि ये पूजा का काम करते थे या फिर ये टीचर होते थे। ठीक है, जो भी इनके पास पैसा आता था, मतलब इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली ये क्या है, इनका स्टेटस अप नहीं था। बट क्या है, सोशल स्टेटस अप था, बट इकोनॉमिकली इनका स्टेटस अप नहीं है। ठीक है, नोट हाई नोट वेल्दी, ये कोई ज़्यादा रिच पर्सन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, रिच पर्सन कौन थे? किंग थे। ठीक है, वेल्दिएस्ट जो पर्सन है वो किसको माना जाता है? किंग को माना जाता है। ठीक है, और जो किंग है वो टोटली किन पे डिपेंड होता था? ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंड होता था। ठीक है, उन्होंने कोई भी काम करना होता था किंग ने, तो वो पहले क्या है, इनसे परमिशन लेता था। ठीक है, और उसके बाद कोई काम करता था, और बदले में क्या है, उनको दान दक्षिणा दे दी जाती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण अगर अप स्टेटस पे थे तो वो वेल्दी भी होंगे, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया आपको कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देके क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अपार्थीड सिस्टम। अब अपार्थीड सिस्टम का भी जो क्वेश्चन बनता है, देखो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपार्थीड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अपार्थीड सिस्टम क्या था? कहते हैं कि फर्स्टली ये जो है प्रैक्टिस में आया था साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस किया जा रहा था अपार्थीड सिस्टम। ठीक है, बाद में इसको क्या बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया 1948 के अंदर। अब इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इट वॉज अ पोलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। ये क्या था, एक पोलिटिकल और सोशल सिस्टम था इन साउथ अफ्रीका के अंदर ड्यूरिंग द इरा ऑफ वाइट मिनोरिटी। अब जो क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वाइट
जो पीपल थे वो किस में थे, मिनॉरिटी के अंदर थे, और जो ब्लैक पीपल है वो क्या है, वो तो उनका नेटिव प्लेस है ना, वो वहीं के रहने वाले, तो वो मेजोरिटी के अंदर होंगे, और वाइट मिनॉरिटी में है। ठीक है, तो जो वाइट लोग मिनॉरिटी के अंदर थे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे। ठीक है, तो क्या है कि उनके लिए क्या है कुछ मतलब उनका सिस्टम जो है इम्प्रूव करने के लिए लॉ लेकर आए 1948 के अंदर। ठीक है, ताकि उनका पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो है सुधर पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको भी जॉब मिले वहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाता है इसमें, हाउ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस आर रिलेटेड। ये दोनों जो हैं आपस में रिलेटेड कैसे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि ये सेपरेट कैसे हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, अब ये हमारी एजम्पशंस होती हैं कई बार कि हम ये सोचते हैं कि अगर कोई हाई कास्ट का जो पर्सन है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हाई कास्ट में अगर बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा मिलने लगती हैं। ठीक है, जिससे क्या है इकोनॉमिकली स्टेटस भी उनका अप चला जाता है। और हम ये सोचते हैं कि अगर लो कास्ट में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, अगर उनकी फैमिली ऑलरेडी क्या है पुअर है, ठीक है, तो बच्चा तो वो क्या है कि पूरी की पूरी फैमिली क्या है लो इकोनॉमिक जो है कास्ट वाली है, मतलब कि इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा लो है और कास्ट भी उनकी लो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इकोनॉमिकली और सोशल स्टेटस जो है वो आपस में क्या है रिलेट भी करता है। सम टाइम ये ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही जो है इकोनॉमिकली और सोशल लेवल पर दोनों ही लो हों, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपना हार्ड वर्क होता है। जैसे कि कुछ एक बच्चे अगर गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना हार्ड वर्क करके बहुत अच्छे से क्या है गवर्नमेंट जॉब पर आ गए या बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो इससे क्या है उनका जो इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस है वो आपस में रिलेट नहीं करता, वो चेंज भी हो जाता है। ठीक है, यही बात इन्होंने आगे बताई है कि मॉडर्न टाइम आ गया है कि ये चीज़ें अब नहीं चलती हैं ऐसा। ठीक है, कि अब जो है डिफरेंट स्मॉल लेवल के ऊपर चेंज आने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो ये चेंजेस आ रहे हैं ये माइक्रो लेवल पर आ रहे हैं, ना कि मैक्रो लेवल पर आ रहे हैं। माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पर और मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पर। ठीक है, धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी होती जा रही है, चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जो लो कास्ट के अंदर पैदा हो रहे हैं वो क्या है बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस जो है अपने हार्डवर्क के थ्रू अचीव कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको आ जाता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये अनटचेबिलिटी वाला यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, यू कैन रीड दिस वन क्वेश्चन, ओके, आफ्टर दैट यू कैन आंसर एंड आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कह रहे हैं इट इज़ द प्रैक्टिस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऑस्ट्रेसाइजिंग अ मिनॉरिटी ग्रुप बाय सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग क्या है, उनको डिफर कर देना, अलग करके देखा जाता है, फ्रॉम मेन स्ट्रीम बाय सोशल कस्टम और लीगल मैंडेट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना वो पढ़ना है अनटचेबल्स का। ठीक है, तो अनटचेबल्स में ये बोला जा रहा है कि मेन स्ट्रीम क्या होती है, जहाँ पे क्या है बहुत सारे पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम होती है। ठीक है, और जो ट्राइबल पीपल हैं वो थोड़ी पॉपुलेशन के अंदर कहीं दूर के एरिया में, माउंटेन पे, रेगिस्तान में, ठीक है, इस तरीके से रह रहे होते हैं। बट मेन स्ट्रीम वो होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंसली रह रही होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब अनटचेबल वाला क्या कॉन्सेप्ट है, देखो पहले यहाँ पे देखो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्याज हैं और शूद्राज हैं, इनसे भी लो लेवल पर होते थे अनटचेबल्स, मतलब कि इनको टच करना भी बहुत बुरा माना जाता था कि अगर टच हो जाते हैं तो उसके लिए भी पूजा पाठ करवाते थे ये लोग कि हम लोग तो मतलब कि एक तरह से अछूत हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये लोग क्या करते थे, ये मेन स्ट्रीम के अंदर रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम वाले क्या कहते हैं, इनको सोशल कस्टम और लीगल मैंडेट बनाकर ये कह देते हैं अनटचेबल पीपल को कि तुम हमारे अंदर इंक्लूड नहीं हो। ठीक है, तुम सेग्रीगेट हो, तुम हमारे टेम्पल्स में, स्कूल्स में, ठीक है, और कोई भी ट्रांसपोर्ट है कहीं पर भी तुम लोग जो है एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जो अनटचेबल पीपल्स होते थे। ठीक है, और क्या कह देते थे कि हमारे कस्टम है, हमारे कस्टम रीति रिवाज इस तरीके के हैं कि तुम्हें नहीं छूना चाहिए, कि हम अछूत हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो लोगों ने धारणाएं बना रखी थी और इनको मेन स्ट्रीम से क्या कर दिया जाता था, सेग्रीगेट कर दिया जाता था। देन इसके बाद है दे कैप्ट आउटसाइड कास्ट हायरार्की, और जो ये कास्ट हायरार्की थी ना इससे इनको अलग कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको आ जाएगा जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपकी बुक के अंदर आपको बता रखा है। एक और होते थे जो थे पंचम। ठीक है, ये 5th नंबर का जो वर्णाज है उसके अंदर आता है पंचम आपको। अब पंचम को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि ये इसको क्या समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि ये अनटचेबल है। ठीक है, तो अनटचेबल होने के कारण इन्होंने हायरार्की के अंदर इनको शामिल करके नहीं दिखाया कहीं पर भी। इन्होंने क्या किया, इनको अपनी हायरार्की से ही आउटसाइड कर दिया है।
ठीक है। देन है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, और जो ये अनटचेबल वाला कॉन्सेप्ट चलता था ना, ये प्योरिटी और पोल्यूशन के बेस पे था, और ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, ठीक है। प्योरिटी क्या है, अब यहाँ पे प्योर चीज़ को प्योरिटी नहीं कहा गया, जैसे कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, उनको प्योर माना जा रहा है, ठीक है। और जो आपके पंचम है या फिर आपके शूद्रास आ गए, ठीक है, ये जो हैं इनको क्या माना जा रहा है, पोल्यूशन माना जा रहा है, कि ये जो क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो क्या है, उनको बिल्कुल प्योर माना गया है। नॉट जस्ट अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बट टू आ मच ब्रॉडर सेट ऑफ सोशल सैंक्शन। अब क्या है कि सैंक्शन का मतलब क्या है, मतलब पूरा पक्का मोहर लगा देना, एकदम से मंजूरी दे देना कि ये लोग यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली कॉन्टैक्ट ही नहीं था कि जस्ट टच हो गए तो इसलिए बुरा है कि मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनको ब्रॉडर लेवल के ऊपर कहीं पर भी एंटर नहीं करने दिया जाता, बिल्कुल जो इनकी एंट्रेंस है वो बिल्कुल ही स्टॉप थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ये शॉर्ट के अंदर भी आपको है क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैसे इसकी 3 मेन डायमेंशंस है, किसकी, अनटचेबिलिटी की 3 मेन डायमेंशंस हैं। ये आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको फुल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 3 डायमेंशन पूछ लेते हैं कई बार। तो अनटचेबल पीपल के साथ हम क्या करते थे, उनको एक्सक्लूड करते थे, ठीक है। उनको मेन स्ट्रीम से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, ठीक है, एक्सक्लूजन। और क्या है, मेक देम फील नॉन इंक्लूडेड, क्या है कि हम उनको क्या है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमने उनको बाहर निकाल रखा है, ठीक है, अपने हायरार्की सिस्टम से। देन है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन में आपको क्या आ जाएगा, सबॉर्डिनेशन और ह्यूमिलेशन दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि उनको इंसल्ट फील करवाया जाता था, ठीक है। उनको बहुत ही बुरे नेम जो लेकर, जो उनके कास्ट से उनको नाम बुलाकर, ठीक है, उनको बुलाया जाता था, जिससे कि उनको बुरा फील होता था, ठीक है, और जिससे उनकी भावनाओं को भी बहुत ज़्यादा, सेंटिमेंट्स जो होते हैं उनको हर्ट होता था। फिर है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन भी क्या है, उनका शोषण करना, मतलब कि हर छोटे मोटे काम जो है, टॉयलेट क्लीनिंग का काम है, ठीक है, या और भी अगर कोई और भी उससे कोई भी छोटा काम है, ठीक है, तो उनको मतलब कि बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनको छोटे मोटे जो काम है, ठीक है, जो खुद करने में शर्म फील होती थी वो उनसे करवाए जाते थे, ठीक है, तो अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ किया जाता था। तो एक्सप्लॉयटेशन 3 मेन डायमेंशंस हैं, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलेशन और एक्सप्लॉयटेशन। ये आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किए जाते थे, ठीक है, कि अगर कोई सपोज़ कि जैसे क्लास में कोई बच्चा जो है छोटी हाइट का, तो उसको ठिगना बुला दिया जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, जिसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा टॉल है, अगर कोई बॉय, ठीक है, क्लास में, तो उसको लंबू कह के बुला रहे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, नेम लेके बुलाया जाता था। फिर उसके बाद आ जाता है आपको कि फिर इससे रिलेटेड जो है लॉ बन चुका है, ठीक है। और अगर कोई भी अगर ऐसे वर्ड लेकर अब इनको बुलाता है, ठीक है, अनटचेबल पीपल्स को, ठीक है, तो उनको क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, कि अगर अब आप ऐसे वर्ड लेकर बुलाओगे तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको क्या है, इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। देन इसके बाद जो है 1930 के अंदर जो ये अनटचेबल पीपल्स थे, ठीक है, इनके लिए जो है हरिजन नेम आ गया, ठीक है। हरिजन का मतलब क्या है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, 1 मार्क के अंदर आ जाता है ये, कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन, हरि के जन का मतलब क्या है, हरि मतलब गॉड, जो भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और ये जो नेम है हरिजन्स, ये 1930 के अंदर क्वाइन हुआ है, ठीक है। किन्होंने ये दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है, किनको, अनटचेबल पीपल्स को। देन इसके बाद आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। न्यू टॉपिक का नेम है दलित पैंथर, ठीक है। दलित पैंथर अब यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू कम्बैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या थी, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ग्रुप था, ठीक है। ये ग्रुप क्यों बना, क्योंकि इनके साथ क्या किया जाता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इससे ये जो है कम्बैट होने के लिए ही आपका दलित पैंथर बना है, ठीक है। अब ये जो दलित पैंथर है, इसके फाउंडर कौन थे, नामदेव धैसल, ठीक है, राजा धाले एंड जेवी पवार, ठीक है, जेवी पवार जो है इसके क्या है, फाउंडर है। और ये दलित पैंथर कहाँ बनी थी, महाराष्ट्र में बनी थी 1927 के अंदर। देन अब ये जो है दलित पैंथर किससे इंस्पायर थी, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दलित पैंथर आपकी बनी थी इंस्पायर होकर ब्लैक पैंथर से। अब ये ब्लैक पैंथर पार्टी कहाँ पे थी, ये थी आपकी यूएसए में, ठीक है। यूएसए में क्या किया जाता था, जो अफ्रीकन पीपल होते थे, ब्लैक पीपल होते थे, जो अमेरिकन थे, ठीक है, नेटिव प्लेस वहाँ के जो लोग हैं वो गोरे हैं, ठीक है, तो वो इन लोगों के साथ क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इस तरीके से यूएसए के अंदर ब्लैक पैंथर जो है, अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने ब्लैक पैंथर बना ली थी। और ब्लैक पैंथर से इंस्पायर होकर ही इंडिया के अंदर भी क्या बन गई, दलित पैंथर बन गई, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे के सारे हरिजन पीपल आ रहे हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए तो फिर उन्होंने क्या बना लिया, दलित पैंथर बना लिया।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इट वॉज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या है, धीरे धीरे अपनी कोई प्यार से बात मनवाने वाले नहीं हैं। ये जो है अपनी बात को क्या है, एक तरह से रेवोल्यूशनरी होते थे। अगर इनको हथियार भी उठाने पड़ेंगे, अगर कुछ भी इनको करना पड़े तो ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग जो क्या करते थे, अपना रेवोल्यूशनरी तरीके से अपने राइट्स लेते थे, ठीक है। और ये क्या होते थे, दलित यूथ होते थे, सारे के सारे इसमें यूथ पीपल होते थे, कोई भी जो है इसमें ओल्ड एज पीपल नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है इशूज़, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इशूज़ क्या थे, ये जो दलित पैंथर के अंदर जितने भी यूथ लोग थे, ठीक है। वैसे तो ये दलित यूथ सिर्फ उनके अंदर से सामने आते, बट पीपल्स तो सारे थे ना दलित, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनके इश्यूज क्या थे, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, इनके साथ क्या की जाती थी, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी की जा रही है, कोई जॉब नहीं दी जा रही, हर जगह पर इनको नीचा दिखाया जा रहा है। फिर है इनजस्टिस शुड स्टॉप, कह रहे हैं कि इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इनको कहीं पे भी एंटर नहीं करने दिया जाता, जॉब्स नहीं दी जाती, तो जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका ये जो दलित मूवमेंट है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो दलित, ये जो दलित आपका पैंथर है, ठीक है, ये किसके अंडर बनी थी, ये बनी थी आपके दलित मूवमेंट के अंडर, ठीक है। और दलित मूवमेंट क्या कहती है, दलित मूवमेंट कहती है कि सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल। देखो अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है, इसके अंदर कह रहे हैं दलित पैंथर अंडर द दलित मूवमेंट बनी है। और जो दलित मूवमेंट थी उसका मोटो क्या था, इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। दलित मूवमेंट के अंदर से ही क्या निकली है, आपकी दलित पैंथर निकली है। और दलित पैंथर जो है आपकी किससे इंस्पायर थी, ब्लैक पैंथर से इंस्पायर थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देन उसके बाद आपको एक और जो है, देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन रहा है, कह रहे हैं कि अब देखो अनटचेबल पीपल हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो इनके लिए क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या करें, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के बिना भी और भी बहुत सारी क्या होती है, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे आप लगा सकते हो इसमें एनजीओज आ गई हैं, ठीक है, एनजीओज होती हैं काफ़ी सारी। और बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या इनिशिएटिव किए हैं कि मतलब सरकार क्या कर रही है, और ये जो मतलब कि और भी बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स किए हैं, क्या शुरुआत की है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर चलता है या ट्राइबल पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके लिए क्या कुछ किया है गवर्नमेंट ने, और जो गवर्नमेंट के बिना जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट किसको दिया गया, अभी यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1935 के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या बताया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST। जो 1935 का एक्ट आया था ना, इसमें फर्स्ट टाइम क्या है, अपलिफ्टमेंट की बात की गई थी, किनके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कि इन लोगों के साथ जो है अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए और इनकी अपलिफ्टमेंट करवाई जाए। तो एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इनके लिए क्या क्या काम हुआ है, देखो कह रहे हैं कि सम एक्सटेंशन OBC अर्ली 1990s। अब देखो यहाँ पे जो है हमने पढ़ा 1935, इसके अंदर ये जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये दोनों थे, ठीक है। बट क्या हुआ 1990s के अंदर इनके अंदर OBCs को भी ऐड कर दिया गया 3rd नंबर पर, ठीक है। और OBCs की फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास। अब याद रखना है 1990s में किसको ऐड किया गया, OBC को, और 1935 वाले एक्ट में किसको लुक आफ्टर किया गया था, SC और ST को, ठीक है। यहाँ पे OBC भी ऐड हो गए हैं 1990 के अंदर। फिर देन इसके बाद आ जाएगा आपको रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है, इनके लिए कितनी रिजर्वेशन की गई है। रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर 60% जो है जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं और जो अनटचेबल पीपल्स हैं, लोअर कास्ट हैं, ठीक है, SC है, ST है, OBC कास्ट है, इनके लिए कितना रिजर्वेशन दे रखा है, इनकी सीट्स जो है परमानेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेटिंग असाइड सम प्लेसेज और सीट्स फॉर मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ पब्लिक लाइफ। जो अलग अलग टाइप की क्या है सीट्स हैं वो ट्राइबल के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। कितनी जो प्लेसेस हैं या सीट्स हैं जो आपने खाली छोड़ी हैं, जिन पे सिर्फ इन्हीं का राइट है, यही लोग यहाँ पे जो है आके जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें रिजर्वेशन के अंदर ही आपको ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें, देखो पहले नंबर पर आपको ये बताया गया है
इंक्लूड सीट्स इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन। अब इसके अंदर क्या है, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन में आ जाएगा आपको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है, इनकी कितनी सीटें जो है परमानेंट रखी हुई हैं आपने ये बताना है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी सर्विसेज आ रही हैं उनके अंदर भी SC ST और OBC की जो सीटें हैं वो रिजर्व होनी चाहिए। देन थर्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएगा, बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज। अब ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके अंदर क्या है कि अगर टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है परसेंटेज के बेस पे देखा जाएगा कि रिजर्वेशन जो है SC को ST को और OBC को कितनी दी जाएगी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के बेस पे जो है सीट रिजर्व्स की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका रिजर्वेशन के अंडर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका जो है A पॉइंट बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब बी के अंदर क्या आ जाएगा, आपको लॉ कौन कौन से बने, कौन कौन से कानून बने हुए हैं, ठीक है, इनको लेकर। अब देखो इसमें क्या है, जो आपका कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आया है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर क्या कहा गया है, कह रहे हैं ये 1850 के अंदर आया है, कह रहे हैं डिसअलाउड द curtailment ऑफ राइट ऑफ सिटीजन्स ड्यू टू चेंज इन रिलीजन और कास्ट। अगर कोई भी पर्सन अपना रिलीजन या कास्ट चेंज करता है, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि कई बार कोई अपना धर्म चेंज कर रहा है, ठीक है, या अपनी कास्ट चेंज कर रहा है, तो उसमें क्या होता था कि जो लोग मतलब कि जो फैमिली मेम्बर होते थे वो उसको क्या कर देते थे, बेदखल कर देते थे कि तू हमारा बच्चा नहीं है, हम तेरे को कोई भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं देंगे क्योंकि तूने अपना क्या किया है, धर्म चेंज किया। गुस्से में आके वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बेदखल कर देते थे प्रॉपर्टी से। तो इसके लिए क्या है, एक लॉ बन गया, ठीक है। अब इस कानून के अंदर इन्होंने क्या बताया, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट कब आया, 1850 के अंदर। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप अपना कास्ट या अपना रिलीजन चेंज करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बेदखल नहीं कर सकते, जिस चीज़ पर आपका हक बनता है वो आपको मिलकर ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड आ जाएगा आपको 19 जो अमेंडमेंट है। देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट होती रहती हैं, चेंजेस डालते रहते हैं, क्योंकि जो टाइम है टाइम की ये जो है नीड होती है, ठीक है। तो 93 अमेंडमेंट हुई, कब हुई है ये आपका जो एक्ट 2005 आया, इसके अंदर क्या दे दी गई थी, रिजर्वेशन दे दी गई थी किनको, अदर बैकवर्ड क्लास को, OBCs को। कहाँ पे दी गई थी ये रिजर्वेशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हायर लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे OBCs के लिए जो सीटें हैं वो ऑलरेडी क्या है, रिजर्व हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको SC एंड ST, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या है, इनको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, अगर आप इनके लिए कुछ भी इनजस्टिस करते हो, इनके साथ इनइक्वालिटी करते हो, ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट ऑफ 1989 के अंदर आ गया था। देन एक और फोर्थ नंबर पे लॉ जो है, देखो ये आर्टिकल जो 17 था, ये इसमें क्या कर देता है, अबॉलिश कर देता है किस चीज़ को, अनटचेबिलिटी को। जो अनटचेबिलिटी आपकी चलती आ रही है वो आर्टिकल 17 के अंदर क्या कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। ये भी 1 मार्कर रहता है और ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहता है, एक ये और एक आर्टिकल 17 वाला। पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सारा का सारा मटेरियल यू हैव टू लर्न, ठीक है। देन इसके बाद आपको आ जाता है, देखो अभी हमने पहले नंबर पर यहाँ पे किया है स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये क्या है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये जो है आपके मतलब कि कोई भी पर्सनल लेवल पर जाकर, या जो NGOs हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बताया गया, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब कि ह्यूमन बींग भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, फॉर्म्ड बाय देम चेंज द माइंडसेट। ये क्या करती हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज करती हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर उनको समझाती हैं, ठीक है। और आइडियोलॉजी, लोगों की आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं ये, ठीक है, ऑफ पीपल, और अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है SC हैं, ST हैं या OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ आप क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ठीक है, जस्टिस के साथ रहो, ठीक है, उनके साथ प्यार से रहना है आपने। तो इसके अंदर आप एग्जांपल्स दे सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके जो है सोशल वर्कर, आगे हम इसी चैप्टर में सोशल वर्कर के बारे में पढ़ेंगे। वो सोशल वर्कर जो इंडिया के अंदर लोगों की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे वुमेंस की एजुकेशन को लेकर ज्योतिबा फूले ने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ मिलकर, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, उनके नेम यहाँ पर दे सकते हो कि उन्होंने, वो क्या थे, सोशल वर्कर थे और उन्होंने लोगों की सिचुएशन जो है बहुत बुरी थी उसको क्या है, सही करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर के अंदर आप उनके एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो कई बार आ जाता है, देखो
वट आर द टू क्राइटेरिया यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द ओबीसीज। ओबीसीज को डिफाइन करने के लिए हम कौन से 2 क्राइटेरिया जो है दे सकते हैं, एक है कास्ट रैंक और दूसरा है ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रहता है। देन आपको स्टार्ट हो जाता है द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ओबीसीज। ठीक है, ओबीसीज बोल देते हैं इनको। देन अब देखो यहाँ पे क्या है, कास्ट अदर देन एससी एंड एसटी, जो कास्ट एससी और एसटी से थोड़ा अलग हैं। ठीक है, हु सफ़र फ्रॉम सोशल डिसएडवांटेज, और ये भी सोशल डिसएडवांटेज जो है फेस कर रही हैं, इनको एडवांटेज नहीं मिल रहे, समाज के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी इनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहे हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज का शिकार हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद एससी और एसटी के अलावा देन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कहते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कॉमनली यूज्ड टर्म ओबीसीज। कह रहे हैं कि समाज में रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए, सोशली और एजुकेशनल लेवल पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हम ओबीसीज कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है आपको वाई आर डिफाइंड नेगेटिवली। हम ओबीसीज को इतना नेगेटिवली डिफाइंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया हुआ है, कह रहे हैं द नीदर पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कास्ट, ना तो ये मतलब कि फॉरवर्ड कास्ट के पार्ट हैं और ना ही ये लोअर कास्ट के पार्ट हैं। तो ये कहाँ पे जाएंगे, मतलब कि इनके लिए क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इनको यहाँ पे जो है नेगेटिवली डिफाइन किया गया है। ये ना ये अपर कास्ट में काउंट होते हैं, ना ये लोअर कास्ट में आते हैं, और बहुत ज़्यादा एजुकेशनली भी, सोशल लेवल पर भी पिछड़े हुए हैं। तो इनको हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको नेगेटिवली यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अब देखो ओबीसीज के लिए क्या होता है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठती है। ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि इनकी कंडीशन क्या है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठती है, और जो काका कालेकर होते हैं, ठीक है, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा जो है क्या है, सर्वे करवाते हैं और सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को। ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1953 के अंदर। ठीक है, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे इंडिया के अंदर सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये जो ओबीसीज कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, इनके लिए क्या है, हमको इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, इनकी अपलिफ्टमेंट करनी चाहिए। इसीलिए ये क्या बोल देते हैं इनको, कि काका कालेकर को बोल रहे हैं कि आप लोग जो है इनके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करो। और रिपोर्ट तैयार करके ये 1953 में क्या है, दे भी देते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू को। फिर क्या होता है कि इसके बाद जो है 1975 के अंदर क्या लग जाती है, इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये जो कमीशन है ये थोड़ा सा मतलब कूल डाउन हो जाता है। देन उसके बाद सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बीपी मंडल जो है इस्टेब्लिश्ड ऑन, बीपी मंडल के अंडर ये जो कमीशन बैठता है। ठीक है, इसीलिए इसको मंडल कमीशन भी बोला जाता है, मंडल कमीशन। फिर ये है जैन 1979 के अंदर बाय जनता पार्टी। ठीक है, उस टाइम पे कौन आ जाता है, यहाँ पे कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस के बाद क्या है, यहाँ पर आ जाती है जनता पार्टी। और जनता पार्टी के पीएम कौन है उस टाइम पे, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई जो हैं वो क्या है, यहाँ पर कमीशन बिठा रहे हैं। बीपी मंडल जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। अब ये इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर से अगेन जो है ये थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस आ जाती है। ठीक है, फिर जो है इंदिरा गांधी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर ये जो मूवमेंट है, मतलब अब देखो चली तो इनके टाइम पे है, अब कांग्रेस अगर सरकार ही बदल जाएगी तो ये फिर से कूल डाउन पड़ गया। ठीक है, जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है फिर से कूल डाउन हो गया देन, क्योंकि सरकार चेंज हो गई है। फिर क्या होता है 1990 के अंदर जो दलित मूवमेंट चल पड़ती है, और ये जो मूवमेंट है बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर चलती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, फिर से सरकार जो है थोड़ा सा मतलब कि घबरा जाती है कि अब क्या करेंगे, ये तो बड़े लेवल के ऊपर इकट्ठे होकर आ गए हैं। ठीक है, ये अपने राइट्स लेने के लिए आए हैं। तो जो सरकार है वो इम्प्लीमेंट कर देती है मंडल कमीशन जो बैठा था। ठीक है, अब जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है, और इस टाइम पर जो है विश्वनाथ प्रताप जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो ओबीसीज वाले जो हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास वाले हैं, उनको 27% जो है क्या मिल जाती है, रिजर्वेशन मिल जाती है। अब ये रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पीएसयू। पीएसयू की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पीएसयू स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इनको पीएसयू में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 27% रिजर्वेशन मिल जाती है, किनको, ओबीसीज को। ठीक है, तो देखो पहले से इनका जो है
फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि इमरजेंसी लग जाती है, कांग्रेस है उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठता है, ये जनता पार्टी के थ्रू बैठता है। बट इसके बाद क्या है कि ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो फिर कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस के टाइम पे फिर कूल डाउन हो जाता है ये। बट फिर लोगों ने खुद एफर्ट किया, जो अदर बैकवर्ड क्लास वाले हैं वो खुद इकट्ठे होकर आते हैं और मूवमेंट चलाते हैं, जिसके कारण क्या है सरकार थोड़ा घबरा जाती है और वो इम्प्लीमेंट कर देती है जो मंडल कमीशन होता है, ठीक है। और फिर क्या है उसके अंडर ही इनको 20% जो क्या दे दी जाती है, रिजर्वेशन दे दी जाती है, ठीक है।